गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में जैव प्रक्रम पाठ पढ़ रहे थे और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन। तो सबसे पहले देखेंगे कि उत्सर्जन क्या है। तो शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचयी क्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन आदि के फलस्वरूप हानिकारक एवं विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। हमारे शरीर में क्या होता है बच्चों कि श्वसन के द्वारा या पाचन के द्वारा जो क्रिया होती है उसके बाद क्या होता है कि कुछ हानिकारक या विषाक्त पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं। अब इन अपशिष्ट पदार्थों का हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है और ये बहुत ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाए। तो इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। तो बच्चों परिभाषा देखते हैं अब उत्सर्जन की कि शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो उपापचयी क्रियाओं के बाद जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं शरीर में, उनको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं उत्सर्जन। मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग हैं एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी होते हैं। इसके अतिरिक्त त्वचा, यकृत, फेफड़े, आंत्र आदि भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। यानी कि वृक्क तो करता ही करता है, दूसरी चीज़ जो त्वचा होती है यानी हमारे शरीर की जो चमड़ी होती है, या जो यकृत यानी लीवर होता है, या फेफड़े होते हैं, या आंतें होती हैं, ये भी जो हैं उत्सर्जन का कार्य करती हैं। अब देखेंगे बच्चों हम लोग कि मनुष्य के वृक्क की संरचना कैसी होती है। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं तो आप बताओगे वृक्क होते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क उत्सर्जी अंग होते हैं। वृक्क सेम के बीज के आकार का होता है। अभी आपने राजमा खाया या सेम खाया तो बिल्कुल उसी के आकार का हमारा वृक्क होता है। ये उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये वह उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाहिने वृक्क से कुछ आगे स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क के अगले सिरे से कुछ आगे प्रत्येक वृक्क के अगले सिरे से एक गोल अधिवृक्क ग्रंथि जुड़ी होती है। ठीक, जिसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क का बाहरी किनारा उभरा हुआ होता है, किंतु भीतरी किनारा बच्चों धंसा हुआ होता है, जिसमें से मूत्र नलिका यानी यूरेटर निकलती है। इस धंसे हुए स्थान को हाइलस कहते हैं। यानी अगर हम लोग शेप देखें किडनी की, तो जो उभरा हुआ पार्ट है तो वो क्या होता है उसमें से बच्चों, जो उसमें से नहीं, जबकि दूसरा जो उसका जो धंसा हुआ भाग होता है उसमें से एक नली निकलती है जिसको कहते हैं यूरेटर। इस धंसे हुए भाग में एक मूत्र नलिका निकलती है। इस धंसे हुए स्थान को हाइलस कहते हैं। मूत्र नलिका एक पेशीय थैलेनुमा मूत्राशय में खुलती है। यानी जब ये नलिका वृक्क से होते हुए एक संरचना में जाएगी जो कि एक थैली की तरीके की होती है, ये पेशीय थैली होती है और इसे कहते हैं मूत्राशय, या फिर अंग्रेज़ी में कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। ठीक है, तो जो मूत्राशय में संचित मूत्र समय समय पर शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है, और जो मूत्र होता है बच्चों इसी मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है, और जब शरीर में जब क्या कहते हैं कि समय समय पर इस मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो है बच्चों चित्र। देखिए जो दायां वृक्क है बच्चों, जो दायां वृक्क है बच्चों वो बाएं वृक्क से थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, हर वृक्क में एक महाशिरा निकल रही है और महाधमनी
निकल रही है। ठीक है, तो जो वृक्क है उसमें से उसके ऊपर देखिए अधिवृक्क ग्रंथि उपस्थित है। जो वृक्क धमनी है वो अ, देखिए निकल रही है हाइलस से, यानी कि धसे हुए भाग से। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए मूत्र नलिका निकल रही है मूत्र वृक्क वृक्क से, वृक्क के धसे हुए भाग से, और ये कहाँ जाके जुड़ रही है, मूत्राशय में। ठीक है, जो मूत्राशय है बच्चों, इसमें मूत्र एकत्रित रहता है और जो मूत्र मार्ग है इसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखेंगे बच्चों वृक्क की आंतरिक संरचना। तो वृक्क के भीतरी धसे हुए किनारे के मध्य में कीप के आकार की खोखली संरचना होती है, इसे पेल्विस कहते हैं। ठीक है, तो वृक्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। ठीक, देखिए ये हमारा जो वृक्क है उसकी आंतरिक संरचना है। देखिए जो वृक्क है अगर हम लोग इसको काटते हैं और तो देखेंगे कि जो धंसा हुआ भाग है उसमें एक संरचना दिख रही है जिसे कहते हैं पेल्विस। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो बाहरी भाग है वृक्क का उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। उसके बाद आता है बच्चों कॉर्टेक्स के बाद आता है मेडुला। ठीक, और मेडुला और कॉर्टेक्स के बीच में एक संरचना आप देख रहे हैं जिसे कह रहे हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं किडनी में। यही जो है बच्चों शरीर में पानी की जो मात्रा है वो बिल्कुल बराबर करके रखते हैं। प्रत्येक वृक्क में लाखों की संख्या में सूक्ष्म व लंबी कुंडलित वृक्क नलिकाएं यानी नेफ्रॉन होती हैं। ये वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक नलिका के दो सिरे होते हैं, एक सिरा तो संग्रह नलिका में खुलता है और दूसरा सिरा बच्चों एक प्याले जैसी संरचना में खुलता है। ठीक है, इसे कहते हैं बच्चों बोमेन संपुट कहते हैं, यानी कि बोमेन कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर कोशिकाओं की एक गांठ होती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह रीनल धमनी की अविवाही धमनिका यानी एफरेंट आर्टीरियोल्स की कोशिकाओं से बना होता है। इन कोशिकाओं के दूसरे सिरे मिलकर अपवाही धमनिका बनाते हैं, यानी कि इफरेंट आर्टीरियोल्स बनाते हैं। जो अपवाही धमनिका है वो बोमेन संपुट के से बाहर निकलकर वृक्क नलिका के चारों ओर कोशिका जाल बनाती है। प्रत्येक वृक्क नलिका में निम्न भाग होते हैं। पहला तो है बच्चों बोमेन संपुट, दूसरा है समीपस्थ कुंडलित नलिका, तीसरा है हेनले लूप। अगर आप लोग नेफ्रॉन की संरचना देखेंगे तो उसमें ये तीन भाग उपस्थित होते हैं। तो वृक्क नलिका एक बड़ी संग्रह नलिका में खुलती है। प्रत्येक संग्रह नलिका पिरामिड में खुलती है। वृक्क में 10 से 12 पिरामिड दिखाई देते हैं जो अपने संकरे भाग द्वारा पेल्विस में खुलते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपका नेफ्रॉन की संरचना है। देखिए एक कप के आकार की संरचना दिखाई दे रही, इसे कहते हैं बोमेन संपुट। उसके अंदर एक गुच्छा है केशिकाओं का जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो उसमें जो है जो वृक्क की धमनियाँ और वृक्क की शिराओं की शाखाएं बोमेन कैप्सूल्स में आपको दिखाई दे रही हैं। यही आगे चल कर के क्या बना लेती हैं, एक जाल बना लेती हैं वृक्क धमनी का उसके नेफ्रॉन के जो दूसरा भाग है उसके चारों ओर। उसके बाद ये खुलती है जाकर के संग्राहक वाहिनी में। तो ये तो है बच्चों आपका नेफ्रॉन की संरचना। अब हम लोग देखेंगे कि वृक्क की क्रियाविधि किस प्रकार होती है। तो वृक्क का प्रमुख कार्य होता है शरीर के उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना, यानी कि जो मुख्य काम है उसका
किडनी का, वो है उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या हैं? जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, उसको रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना। तो ये क्या होता है बच्चों, ये यूरिक अम्ल को या यूरिया को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्क रुधिर में उपस्थित अतिरिक्त जल व लवण को भी शरीर से बाहर निकाल कर जल संतुलन व लवण संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो इसको संतुलित करने के लिए वृक्क जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, और अगर हमारे शरीर में लवण है उसको भी संतुलित बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो वृक्क नलिका के मैलपीधी कणिका में उपस्थित केशिकाओं के जाल ग्लोमेरुलस में एक अपेक्षाकृत चौड़ी रुधिर वाहिनी से रुधिर प्रवेश करता है। केशिकाओं के जाल के बाद रुधिर को ग्लोमेरुलस से बाहर लाने वाले रुधिर वाहिनियों अपेक्षाकृत सक्रिय होती है। अतः ग्लोमेरुलस में जितना रुधिर प्रवेश करता है उतना बाहर नहीं निकलता है, यानी कि जितना जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में अंदर आएगा उतना वो बाहर नहीं निकलता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ रुधिर का दाब बढ़ जाता है और यहाँ पे रुधिर का दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस अधिक दाब पर रुधिर केशिकाओं व प्रोटीन को छोड़कर रुधिर का अधिकांश भाग ग्लोमेरुलस की पतली भित्ति से छनकर संपुट में आ जाता है। अब ग्लोमेरुलस जो होता है उससे छन्नी की तरह छन करके ये बोमेन संपुट में आ जाएगा। इस छने हुए द्रव में अधिकांश जल तथा अन्य घुलनशील पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, अनेक लवण आदि भी उपस्थित होते हैं। और ये जो संरचना है ये क्या करती है, ये जल और तथा अन्य घुलनशील पदार्थ जैसे कि यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ग्लूकोज है, ये बच्चों जल में घुले नहीं घुल सकते हैं, तो इनको छान करके और इनको शरीर से बाहर निकाल देती है। छानने की इस क्रिया को अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी कि बहुत सी छोटे छोटे कणों को भी ये छानने की क्षमता रखती है। जब ये छना हुआ द्रव वृक्क नलिका के कुंडलित भाग में आगे बढ़ता है तो उस भाग की रुधिर केशिकाएं उसमें उपस्थित लाभप्रद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, कुछ लवण, कुछ जल आदि को अवशोषित करके पुनः रुधिर में पहुंचा देता है, और उसे लगता है कि अगर जो पदार्थ है हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है उन्हीं को ये ग्रहण कर लेता है। फिर जैसे कि ग्लूकोज है या कुछ लवण है, इनको अवशोषित करके वापस जो है ये रुधिर में पहुंचा देता है। धीरे धीरे क्या होता है बच्चों कि वृक्क में यूरिया, यूरिक अम्ल, कुछ जल व अन्य हानिकारक लवण जो हैं वो रह जाते हैं। ये मूत्र ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मूत्र। मूत्र वृक्क नलिका से संग्राहक नलिकाओं में होता हुआ मूत्र वाहिनी में पहुंच जाता है। मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्र मूत्राशय में पहुंच जाता है और समय समय पर मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। और वो क्या होता है बच्चों, जो मूत्र है वो मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है और वहाँ पर ये एकत्रित होकर के धीरे समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र मार्ग के द्वारा। अब देखते हैं बच्चों कि मूत्र क्या है, यानी यूरिन क्या है। इसको बच्चों मैंने मूत्र कर दिया है, आप इसको मूत्र करेंगे। ये हल्के पीले रंग का हल्का अम्लीय तरल है। इसमें लगभग 96% जल तथा 2% यूरिया, सूक्ष्म मात्रा में लवण यूरोक्रोम अमोनिया पाया जाता है। ये सारी चीज़ें बच्चों मूत्र में उपस्थित होती हैं। जो यूरोक्रोम है बच्चों, इसके कारण ही जो मूत्र का रंग है वो हल्का येलोइश हो जाता है, यानी कि हल्का पीला हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे कि वृक्क के कार्य क्या हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य तो आपको पता ही है, वो है उत्सर्जन, यानी कि जो शरीर में हानिकारक पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है ये। ठीक है, और दूसरा कारण है बच्चों परासरण नियमन, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है या लवण की मात्रा ज़्यादा हो गई है
तो उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और अगर ज़रूरत है तो उन्हें वापस हमारे शरीर को पहुंचा देता है ये बच्चों। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आपका जो पाठ है जैव प्रक्रम वो समाप्त होता है। बच्चों पूरे पाठ में अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आई हो तो वो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।